सबसे पहले इस टाइटल को समझते हैं, स्ट्रॉस इन द विंड। इसका मतलब होता है, जब हम बोलते हैं ना कि किसी भी घटना के बारे में हम बोलते हैं कि ये घटना जो है स्ट्रॉ इन द विंड है। इसका मतलब ये होता है कि ये घटना फ्यूचर के संबंध में कुछ इंडिकेशन देती है कि भविष्य में क्या हो सकता है, उसके बारे में ये घटना बताती है। तो एडिटोरियल पढ़ेंगे तो पता चलेगा कौन सी घटना है, और उस घटना के संबंध में एडिटोरियल ने कहा है कि इस घटना को हम मान सकते हैं स्ट्रॉ इन द विंड, यानी कि इस घटना के माध्यम से हम कह सकते हैं कि भविष्य में क्या हो सकता है ना, यानी कि इस घटना से एक इंडिकेशन मिलता है, एक संकेत मिलता है। तो क्या हुआ है, एडिटोरियल पढ़ेंगे तो बात समझ में आएगी। द स्पर्ट ऑफ डिफेक्शंस, दो शब्द आए हैं हमारे। पहला है स्पर्ट। स्पर्ट का मतलब होता है किसी भी तरह की कोई गतिविधि है, उस गतिविधि में तेजी आना, उसको हम बोलते हैं स्पर्ट। किसी भी कोई भी चीज़ है, उसमें अगर अचानक से आपको बढ़ोतरी देखने को मिलती है तो उसको आप कहोगे स्पर्ट। द स्पर्ट ऑफ डिफेक्शन, डिफेक्शन का मतलब होता है अपनी पार्टी को छोड़ देना, अपनी पार्टी को त्याग देना, यानी कि दल बदल। द स्पर्ट ऑफ डिफेक्शंस अवे, दूर जाना, फ्रॉम द पार्टी इन उत्तर प्रदेश शुड वरी द बीजेपी। तो ये हुई है घटना, और इस घटना के लिए एडिटोरियल ने कहा है क्या, स्ट्रॉ इन द विंड, कि यूपी में हमें क्या देखने को मिला है कि बीजेपी पार्टी को छोड़कर कुछ लोग जो है अन्य पार्टीज में जा रहे हैं। तो ये जो घटना है यह स्ट्रॉ इन द विंड है, यानी कि इस तरह की घटनाओं से भविष्य के संबंध में कुछ संकेत मिलते हैं। ये घटनाएं कुछ इंडिकेशन है एक तरीके का। द स्पर्ट ऑफ डिफेक्शन, कि दल बदल में तेजी आना, दल बदल में तेजी आना, अवे फ्रॉम द पार्टी, पार्टी को छोड़ के जाना। इन यूपी है ना, यूपी में हमें ऐसा देखने को मिला है। तो ऐसा जो हुआ है, शुड वरी द बीजेपी, यह बीजेपी के लिए चिंता का कारण होना चाहिए। अभी हाल ही में क्या देखने को मिला है कि बीजेपी यूपी में, बीजेपी पार्टी के आप कह सकते हो कि जो पॉलिटिशियन हैं उन्होंने बीजेपी को छोड़ दिया है। अन्य पार्टी को ज्वाइन किया है या नहीं किया है ये भी पक्का नहीं है, लेकिन बीजेपी को छोड़ दिया है। तो एडिटोरियल यही कह रहा है कि ये जो डिफेक्शन है, ये जो दल बदल है, यह बीजेपी के लिए चिंता का कारण होना चाहिए। आगे देखते हैं। द स्टीरियोटिपिकल इमेज ऑफ पॉलिटिशियंस इन इंडिया। देखो, ये जो शब्द आया है स्टीरियोटिपिकल, इस स्टीरियोटिपिकल का मतलब होता है कि भाई आप कह सकते हो कि व्यापक रूप से एक जो इमेज फिक्स है। स्टीरियोटिपिकल का मतलब होता है कि व्यापक रूप से एक इमेज जो फिक्स होती है ना लोगों के दिमाग में, उसको बोलते हैं स्टीरियोटिपिकल इमेज। जैसे आप कह सकते हो कि भारतीय जनता जो है उसके दिमाग में एक इमेज फिक्स है कि ज़्यादातर नेता भ्रष्टाचारी होते हैं। तो इसे क्या बोलेंगे, इसे कहेंगे स्टीरियोटिपिकल इमेज। द स्टीरियोटिपिकल इमेज ऑफ पॉलिटिशियंस इन इंडिया इन पॉपुलर कल्चर इज मोस्टली अनफ्लैटरिंग। अनफ्लैटरिंग, इस शब्द को देखते हैं। अनफ्लैटरिंग का मतलब होता है कि भाई कोई भी चीज़ है ना जो कि आपको अनाकर्षक लगे। तो एडिटोरियल क्या कहता है, मतलब जो अच्छी नहीं है। अनफ्लैटरिंग का मतलब है जो आपको आकर्षित नहीं करती है ना, जो अट्रैक्टिव नहीं है। तो एडिटोरियल कहता है कि जो राजनेता हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं भारत में है ना, भारत की अगर हम पॉपुलर कल्चर की, भारत की अगर संस्कृति की अगर हम बात करें, तो उसमें पॉलिटिशियंस की जो एक जनरल इमेज है वो कोई बहुत अच्छी नहीं है, वो कोई आकर्षक नहीं है बहुत ज़्यादा। बट इट इज ऑल्सो समवाट अनफेयर, लेकिन एडिटोरियल कहता है कि ऐसा होना कुछ हद तक अनुचित है, अनफेयर, कि भाई भारत में ज़्यादातर पॉलिटिशियंस जो हैं उनकी इमेज अच्छी नहीं है। लेकिन ये जो धारणा है कि हम ज़्यादातर पॉलिटिशियंस की इमेज को अच्छा नहीं मानते, यह भी पूरी तरीके से हम इसको उचित नहीं कह सकते हैं ना, ये पूरी तरीके से फेयर नहीं है, कुछ हद तक। बट इट इज ऑल्सो समवाट, कि कुछ हद तक यह अनफेयर है, अनुचित है। क्यों, एडिटोरियल बताता है। पॉलिटिक्स एज अ वोकेशन, वोकेशन का मतलब होता है पेशा, आपका व्यवसाय, कि राजनीति को अगर हम एक व्यवसाय के रूप में चुनते हैं, पॉलिटिक्स एज अ वोकेशन इज नॉट एन ईजी वन, तो यह कोई आसान काम नहीं है। एंड नो वन रिसीव्स मोर स्क्रूटनी। देखो, स्क्रूटनी का मतलब होता है बारीकी से निरीक्षण करना, किसी चीज का बारीकी से जांच करना। देन
लेजिस्लेटर, लेजिस्लेटर का मतलब होता है कानून निर्माता, विधायक, सांसद, इनको हम बोलते हैं लेजिस्लेटर। एंड पॉलिटिशियंस इन पब्लिक लाइफ, एडिटोरियल कहता है कि भाई राजनीति को एक पेशे के रूप में चुनना आसान नहीं है, इज नॉट एन इजी वन। क्यों? नो वन रिसीव्स मोर स्क्रूटनी देन लेजिस्लेटर्स एंड पॉलिटिशियंस इन पब्लिक लाइफ, कि सार्वजनिक जीवन में जो राजनेता होते हैं, जो लेजिस्लेटर्स होते हैं, इनकी क्या किया जाता है, बहुत ही बारीकी से जो है इनकी निरीक्षण किया जाता है। इतना तो किसी का भी स्क्रूटनी नहीं होती। ये एडिटोरियल कहता है कि अगर आप किसी भी व्यवसाय में जाते हो तो आपकी जो पब्लिक लाइफ है उसकी छानबीन नहीं की जाती है ना, उसके बारे में ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। लेकिन अगर आप एक पॉलिटिशियन हो तो आपकी पब्लिक लाइफ के बारे में सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, उसके बारे में बात की जाती है, उसकी सबसे ज़्यादा स्क्रूटनी होती है। एंड डिस्पाइट, डिस्पाइट का मतलब है के बावजूद। एंड डेस्पाइट देयर बीइंग का मतलब है होना, सेवरल का मतलब है कई, थिंग्स टू इम्प्रूव अपॉन, एडिटर कहता है कि डेस्पाइट के बावजूद, देयर बीइंग सेवरल थिंग्स टू इम्प्रूव अपॉन, कि कई सारी बातें हैं जिनमें सुधार किया जा सकता है ना। डेस्पाइट देयर बीइंग सेवरल थिंग्स टू इम्प्रूव अपॉन, कि भाई कई सारी बातें हैं जिनमें कि सुधार किया जा सकता है उनके बावजूद। इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इन इंडिया, कि भारत में जो चुनावी लोकतंत्र है, इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इन इंडिया अलाउस, ये अलाउ करता है, परमिशन देता है, फॉर अ फेयर अमाउंट ऑफ, फेयर का मतलब है काफ़ी हद तक जो है बिल्कुल उचित है ना, बिल्कुल पक्षपात रहित, फेयर अमाउंट ऑफ अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है जवाबदेहिता, कि भाई आप जो है उत्तरदायी हो किसी चीज़ के लिए, उसको बोलते हैं अकाउंटेबल। अकाउंटेबिलिटी बाय एम्पावरिंग, किसी को एम्पावर करने का मतलब होता है किसी को ताकत देना, किसी को सशक्त बनाना। द वोटर टू इवेल्युएट दोज कॉन्टेस्टिंग, कॉन्टेस्टिंग का मतलब है जो मुकाबले में है, जो चुनाव लड़ रहे हैं, दोज कॉन्टेस्टिंग टू रिप्रेजेंट देम। एडिटोरियल कहता है कि भाई काफ़ी सारी बातें हैं जिनके ऊपर अभी सुधार किया जा सकता है या सुधार की ज़रूरत है, लेकिन इन सब के बावजूद जो चुनावी लोकतंत्र है भारत में, वो चुनावी लोकतंत्र जो मतदाता हैं उन्हें इस बात की इजाज़त देता है अ फेयर अमाउंट ऑफ अकाउंटेबिलिटी बाय एम्पावरिंग द वोटर। तो भारत का जो चुनावी लोकतंत्र है वह वोटर को मजबूत बनाता है इस बात के लिए कि जो वोटर हैं वे मूल्यांकन कर सकते हैं, वे इवेल्युएट कर सकते हैं उन लोगों का जो कि मुकाबला कर रहे हैं, जो कि चुनाव में हैं, यानी कि जो पॉलिटिशियन चुनाव लड़ रहे हैं, टू रिप्रेजेंट देम, यानी कि वे लोग जो वोटर का प्रतिनिधित्व करने जा रहे हैं। रिप्रेजेंट यानी प्रतिनिधित्व करना, यानी कि जो पॉलिटिशियंस वोटर्स का प्रतिनिधित्व करने जा रहे हैं उनको इवेल्युएट कर सकता है कौन? वोटर। यानी कि जो पॉलिटिशियंस हैं वे अकाउंटेबल हैं, वे जवाबदेह हैं मतदाता के प्रति काफ़ी हद तक। येट, फिर भी, इफ देर इज वन एक्ट दैट रिमाइंड्स सिटीजन्स ऑफ द टेंडेंसीज ऑफ पॉलिटिशियंस। देखो, टेंडेंसी का मतलब होता है आपका रुझान, आपकी प्रवृत्ति, है ना, कि भाई आप किस ओर झुके हुए हो। इफ देर इज वन एक्ट, एडिटोरियल कहता है कि यदि कोई एक ऐसी बात है दैट रिमाइंड्स, जो कि याद दिलाती है, सिटीजन्स, जो कि नागरिकों को याद दिलाती है राजनीतिज्ञों की टेंडेंसी की, है ना, राजनीतिज्ञ जो हैं उनका रुझान किस ओर है, इसके बारे में अगर मतदाता को याद दिलाने वाली कोई बात है तो वो ये, इट इज़ दैट ऑफ स्विचिंग साइड्स ऑन द ईव ऑफ। देखो, हाँ, ये ऑन द ईव ऑफ ये भी एक ईडियम है। ऑन द ईव ऑफ समथिंग, इसका मतलब होता है किसी महत्वपूर्ण अवसर के ठीक पहले का समय, किसी महत्वपूर्ण अवसर के ठीक पहले का समय, उसको कहा जाता है ऑन द ईव ऑफ फ्रेश इलेक्शंस इन अ स्टेट। तो स्विचिंग साइड, स्विच साइड का मतलब होता है अपने आप जिस दल में हो उस दल को बदलना, आप जिस ग्रुप में हो उस ग्रुप को बदलना, है ना। तो स्विच साइड का मतलब है एक तरीके से पाला बदल लेना, है ना, पाला बदल लेना। तो एडिटोरियल यही कहता है कि कई सारी बातें हैं, उनमें से अगर हम देखें कि जो राजनीतिज्ञों की जो टेंडेंसी है, जो उनकी प्रवृत्ति है, जो उनका झुकाव है, उसके बारे में हमें कोई बात याद आती है तो वो ये है क्या,
कि किसी राज्य में बिल्कुल फ्रेश इलेक्शन होने वाले हैं और उसके जस्ट पहले अगर ये जो पॉलिटिशियंस हैं अपनी पार्टी को बदल लेते हैं ना, तो ये एक रुझान बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलता है। नो स्टेट इज स्पेयर्ड ऑफ दिस एक्ट, कि ये जो एक्ट है, इस तरह की जो घटना है कि चुनाव के ठीक पहले अपनी पार्टी को बदलने की जो घटना है, इससे कोई भी राज्य अछूता नहीं है। स्पेयर्ड का मतलब होता है बचे होना, यानी कि हर राज्य में ये घटना हमें देखने को मिलती है लगभग। नो स्टेट इज स्पेयर्ड ऑफ दिस एक्ट, कि भाई इस तरह का जो एक्ट है, इस तरह की जो घटना है कि चुनाव के ठीक पहले अपनी पार्टी को बदलना, ये लगभग इससे एक भी राज्य बचा हुआ नहीं है। एंड हार्डली, हार्डली का मतलब है बामुश्किल, मुश्किल से। एंड हार्डली एनी पार्टी एस्केप्स डिफेक्शन, और न कोई ऐसी पार्टी होगी, मुश्किल से कोई ऐसी पार्टी होगी, यानी कि न के बराबर ऐसी पार्टी होगी कोई जो कि डिफेक्शन से बची हुई है। एस्केप मतलब बचना, डिफेक्शन यानी दल बदल, यानी कि हर पार्टी में हमें दल बदल देखने को मिलता है। इन अ वर्ल्ड, एक ऐसे संसार में, वेयर प्रिंसिपल्स एंड आइडियोलॉजीज डिटरमाइन पार्टी अफिलिएशन। अफिलिएशन का मतलब होता है जुड़ाव, किस चीज़ से आप जुड़े हुए हो। डिटरमाइन का मतलब है निर्धारक, किसी चीज़ को निर्धारित करना। इन अ वर्ल्ड, एक ऐसा संसार जहाँ पर कि जो आपके सिद्धांत हैं, जहाँ पर कि जो आपकी आइडियोलॉजी है, जो आपकी विचारधारा है, वो निश्चित करती है कि आप किस पार्टी से जुड़ोगे। एडिटोरियल कहता है कि एक ऐसा संसार जहाँ पर सिद्धांत और विचारधारा किसी पार्टी से जुड़ाव के निर्धारक बनते हैं, वहाँ पर स्विचिंग पार्टीज, पार्टी बदलना, एट द लास्ट मिनट, बिल्कुल लास्ट टाइम पर, एट द लास्ट मिनट का मतलब है बिल्कुल एकदम एंड, बिल्कुल आखिरी में, वुड बी अ रेयर एनोमैली। रेयर का मतलब है बहुत ही ज़्यादा दुर्लभ, है ना, बहुत ही ज़्यादा दुर्लभ। और एनोमैली का मतलब होता है विसंगति, है ना। एक तो है कि भाई चीज़ें मेल खाती हैं, एक है बिल्कुल मेल नहीं खाती चीज़ें हैं, उसको बोलते हैं एनोमैली, विसंगति। फॉर देयर वुड हैव बीन एम्पल टाइम, एम्पल का मतलब है काफ़ी। अब देखो इसको समझना, देयर वुड हैव बीन एम्पल टाइम, इसका मतलब ये हुआ कि काफ़ी समय रहा होगा। फॉर डिसग्रंटल्ड पार्टी मैन, डिसग्रंटल्ड का मतलब है एंग्री, नाराज, पार्टी मैन का मतलब है पार्टी कार्यकर्ता। टू रीथिंक द बैंड वैगन, बैंड वैगन का मतलब हो गया गाड़ी, बैंड वैगन। दे हैड हिचड देमसेल्स टू। अब देखो इसको, इस चीज़ को समझ लेते हैं हम। बैंड वैगन, दे हैड हिचड देमसेल्स टू। देखो बैंड वैगन का मतलब तो ये हो ही गया है ना। बैंड वैगन का मतलब आप कह सकते हो कि कोई भी एक्टिविटी है, कोई भी मूवमेंट है जो कि बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल हो चुका है, बहुत ही ज़्यादा फैशनेबल बन चुका है ना, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है, उसको आप बैंड वैगन कह सकते हो। बैंड वैगन कोई भी ऐसी गतिविधि, कोई भी ऐसा मूवमेंट जो बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है। जैसे आप कह सकते हो कि आज के टाइम पर इंडिया में बीजेपी पार्टी को आप एक बैंड वैगन समझ सकते हो, है ना। बीजेपी पार्टी काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल है, ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिटिशियंस जो हैं वो बीजेपी को ज्वाइन कर रहे हैं, तो इसको आप क्या कह सकते हो, बैंड वैगन। अब दूसरी चीज़ हम समझते हैं कि ये जो आई है ना, एक तरीके से ये ईडियम है ना, कि भाई कहाँ पे लिखा हुआ है, हाँ, किसी बैंड वैगन से अपने आप को अटैच कर देना। ये जो लिखा हुआ है ना, बैंड वैगन, दे हैड हिच, ये जो लिखा हुआ है हिच वन सेल्फ टू बैंड वैगन, ध्यान देना, हिच वन सेल्फ टू बैंड वैगन, है ना। इसका मतलब है अपने आप को किसी ऐसी चीज़ से बांध देना, अपने आप को किसी ऐसी चीज़ से जोड़ देना जो कि बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल चल रही है। तो एडिटोरियल क्या कह रहा है, एडिटोरियल ये कह रहा है कि काफ़ी सारे ऐसे पॉलिटिशियंस थे, अगर कोई नाराज राजनेता थे तो उनके पास पर्याप्त टाइम रहा होगा ये सोचने का कि जिस बैंड वैगन पे वे सवार हैं वह बैंड वैगन ठीक नहीं है, तो उसको लास्ट मिनट पे छोड़ने की क्या ज़रूरत थी, उसको पहले भी छोड़ सकते थे, विचार करने का पूरा टाइम आपके पास रहा होगा। तो यही एडिटोरियल कहता है ना कि एक ऐसा संसार जहाँ पर कि सिद्धांत और विचारधाराएं आपके पार्टी से जुड़ाव को निर्धारित करती हैं, ऐसे में आप क्या करते हो, स्विचिंग पार्टीज, पार्टी को बदलना, बिल्कुल अंतिम क्षणों में पार्टी को बदलना, वुड बी अ रेयर एनोमैली, यह एक बड़ी ही दुर्लभ विसंगति होगी। फॉर यहाँ पर बिकॉज का सेंस दे रहा है, ध्यान रखना, फॉर बिकॉज के लिए भी आता है फॉर,
एडिटोरियल यही कहता है कि फॉर देयर वुड हैव बीन एप्पल टाइम, एडिटोरियल कहता है कि पर्याप्त टाइम रहा होगा जो डिसग्रंटल्ड पार्टी मैन है, जो नाराज पॉलिटिशियंस हैं, उनके पास काफ़ी पर्याप्त टाइम रहा होगा इस बात पर पुनर्विचार करने के लिए कि जिस बैंड वैगन पे वे सवार हैं वह बैंड वैगन उनके लिए ठीक नहीं है। अगर उन्हें लगता है कि भाई हम गलत पार्टी में हैं तो यह सोचने का उनके पास काफ़ी टाइम था, पहले क्यों नहीं सोचा उन्होंने, लास्ट मिनट पे वे क्यों अपनी पार्टी बदलते हैं। आगे देखते हैं, है ना। तो ध्यान रखना इस चीज़ को, है ना। एक तो ये बैंड वैगन को ध्यान में रखना कि बैंड वैगन का मतलब होता है कोई भी ऐसी एक्टिविटी या कोई भी ऐसा ग्रुप जो बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल बन जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट करे। दूसरी बात है कि हिच वन सेल्फ टू वैगन, हिच वन सेल्फ टू बैंड वैगन, इसका मतलब है कि कोई आइडिया जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है उससे आप अपने आप को कनेक्ट कर लेते हो, है ना, ये मतलब हुआ इसका। आगे देखते हैं, बट इन द रियल वर्ल्ड, है ना, बट इन द रियल वर्ल्ड, अगर हम रियल वर्ल्ड की बात करें, इलेक्शंस ब्रिंग इन हार्ड कैलकुलेशंस। देखो हार्ड कैलकुलेशन का मतलब हुआ बहुत ही कठिन समीकरण, कि इन वास्तविक वर्ल्ड में अगर हम बात करें, है ना, कि ये तो हुआ एक संसार कि एक हमने एक आइडियल बात की, ये तो हमने, है ना, कि भाई अगर विचारधाराओं से आप जुड़े हुए हो और विचारधाराओं के आधार पे आप किसी पार्टी से कनेक्ट हुए हो और अगर आपको लगता है कि नहीं भाई हम तो गलत पार्टी से जुड़ गए, तो आप जो है उस पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में जा सकते हो, है ना। लेकिन अगर लास्ट मिनट पे जाते हो तो ये फिर बात गलत हो जाती है। लेकिन एडिटोरियल कहता है कि अगर वास्तविक संसार की अगर हम बात करें, रियलिटी की अगर हम बात करें, तो जो चुनाव हैं ब्रिंग इन, वो लेके आते हैं क्या, बड़े ही कठिन राजनीतिक समीकरण जो है चुनाव लेके आते हैं। पॉलिटिशियंस हु सेंस अ विप ऑफ चेंज, अब देखना यहां पर दोबारा से, पॉलिटिशियंस हु, हाँ क्या लिखा हुआ है कि पॉलिटिशियंस हु सेंस अ विप ऑफ चेंज। देखो विप का मतलब होता है, विप का मतलब है एक तरीके से आप कह सकते हो स्मेल, है ना। आप विप के लिए बोल सकते हो अ स्लाइट स्मेल, है ना, हल्की सी महक, हल्की सी खुशबू किसी भी चीज़ की। हु सेंस अ विप ऑफ चेंज, तो राजनेता जिनको कि हल्की सी स्मेल आ जाती है, जिन्हें हवाओं का पता लग जाता है कि हवाएं किस ओर चल रही हैं। ध्यान देना थोड़ा सा प्रतीकात्मक रूप में, है ना। अब विप ऑफ चेंज का मतलब है बदलाव की खुशबू आ जाना, बदलाव की महक आ जाना, कि हवाएं किस ओर बह रही हैं ये पता चल जाना, है ना, कि लोगों का मूड क्या है इस बात को भांप लेना। तो पॉलिटिशियंस हु सेंस अ विप ऑफ चेंज इन द मूड ऑफ द इलेक्टोरेट, कि जो मतदाता हैं, इलेक्टोरेट आया मतदाताओं के लिए, कि जो मतदाता हैं उनका मूड क्या है ना, कि उनका उनका दिमाग क्या है, उसको जो भांप लेते हैं पॉलिटिशियंस। आर रेडी टू टेक द रिस्क, आर रेडी आर रेडी टू टेक द रिस्क टू स्विच। तो फिर जो पॉलिटिशियंस होते हैं वे तैयार हो जाते हैं इस रिस्क को लेने के लिए कि वे स्विच कर जाते हैं, वे अपनी पार्टी को बदल लेते हैं, कि अगर उन्हें लगता है कि जो मतदाता हैं उनका मूड कुछ और है ना, वे किसी उनका रुझान कुछ और है, तो पॉलिटिशियंस जो है इस रुझान को समझते हुए अपनी पार्टी को चेंज कर लेते हैं। ये देखने को मिलता है प्रैक्टिकली तो हमें। दीज ऑकरेंसेस, इस तरह की जो घटनाएं हैं, है ना, इस तरह की जो बातें घटित होती हैं, आर मोर प्रोनाउंस्ड, प्रोनाउंस्ड का मतलब होता है कहना किसी चीज को। व्हेन पार्टीज सिलेक्ट देयर लेजिस्लेटर्स, है ना, लेजिस्लेटर का मतलब हुआ कानून निर्माता, ऑन कंसिडरेशन, कंसिडरेशन का मतलब है विचार, है ना, किसी बात पर आप विचार करते हो, ऑन कंसिडरेशन सच एज कास्ट, कम्युनिटी, आइडेंटिटी। तो दीज ऑकरेंसेस आर मोर प्रोनाउंस व्हेन पार्टी सेलेक्ट देयर लेजिस्लेटर्स ऑन कंसिडरेशन। तो इस तरह की घटनाओं का जो है इनको प्रोनाउंस किया जाता है, इनके बारे में बताया जाता है जब पार्टीज जो हैं वे अपने कानून निर्माताओं को इन आधारों पर विचार करके चुनती हैं, है ना। किन आधारों पर विचार कर रहे हैं, कौन से कंसिडरेशंस हैं, वे कौन सी बातें हैं जिन पर विचार किया जाता है, कि जब कास्ट के आधार पर चुना जाता है किसी को, कम्युनिटी के आधार पर चुना जाता है ना, आइडेंटिटी, पहचान। तो किसी को कास्ट आइडेंटिटी या कम्युनिटी आइडेंटिटी के आधार पर चुना जाता है। तो इस तरह की ये जो डिफेक्शंस की घटनाएं हैं ये हमें ज़्यादा देखने को मिलती हैं। बट दे आर नो लॉन्गर रेयर इवेंट्स इवन इन स्टेट्स वेयर द पॉलिटी फीचर्स अ क्लियर आइडियोलॉजिकल डिवाइड। एडिटोरियल कहता है दे आर नो लॉन्गर रेयर इवेंट्स, लेकिन
इस तरह की जो घटनाएं हैं, इस तरह के जो डिफेक्शंस के केस हैं, दे आर नो लॉन्गर रेयर इवेंट्स, ये दुर्लभ घटनाएं नहीं हैं उन राज्यों में भी जहां की राज्य व्यवस्था जो है, फीचर्स, उसमें ये क्वालिटी हमें देखने को मिलती है। क्या? अ क्लियर आइडियोलॉजिकल डिवाइड। जैसे कि फॉर इंस्टेंस का मतलब है उदाहरण के तौर पर अगर हम केरल की बात करें, जहां पर कि स्पष्ट रूप से विचारधारा का, आप कह सकते हो कि केरल जो है वहाँ पर जो पॉलिटिक्स हमें देखने को मिलती है वो पॉलिटिक्स विचारधारा के आधार पर की जाती है ना, कि भाई कोई व्यक्ति किस विचारधारा से जुड़ा हुआ है, इससे संबंधित वहाँ की राजनीति हमें देखने को मिलती है। तो वहाँ भी हमें डिफेक्शन देखने को मिलता है। ये एडिटोरियल कह रहा है कि दे आर नो लॉन्गर रेयर इवेंट्स, कि भाई किसी व्यक्ति को कास्ट के आधार पर चुनना, कम्युनिटी के आधार पर चुनना, है ना, ये उन राज्यों में भी दुर्लभ घटनाएं नहीं हैं जिन राज्यों में हमें पॉलिटिक्स आइडियोलॉजिकल आधार पर देखने को मिलती है ना। फॉर उदाहरण अगर हम बात करें तो केरल। बट देर आर ऑल्सो अकरेंसेस, एडिटोरियल कहता है कि लेकिन फिर भी कुछ ऐसी घटनाएं हैं, बट देर आर ऑल्सो अकरेंसेस, फिर भी कुछ ऐसी घटनाएं हैं, डाइम अ डजन, काफ़ी सारे डिफ़िकल्ट वर्ड्स है ना, और काफ़ी सारी आप कह सकते हो कि ईडियम्स जो है आज के एडिटोरियल में प्रयुक्त हुई हैं। डाइम अ डजन, डाइम अ डजन का मतलब होता है भाई बहुत ही ज़्यादा कॉमन, है ना। डाइम अ डजन के लिए बोलते हैं हम कि भाई बहुत ही ज़्यादा कॉमन। बट देयर आर ऑल्सो ऑकरेंसेस, डाइम अ डजन, व्हेन द इलेक्टोरेट डज नॉट पनिश पॉलिटिकल अपॉर्चुनिस्ट। एडिटोरियल कहता है कि कई सारी ऐसी कॉमन बातें हैं, डाइम अ डजन का मतलब हुआ बहुत ही ज़्यादा कॉमन, है ना। व्हेन द इलेक्टोरेट डज नॉट पनिश, कि ये जो मतदाता होते हैं ये पनिश नहीं करते, ये दंड नहीं देते पॉलिटिकल अपॉर्चुनिस्ट, कि जो राज, है ना, जो ऐसे राजनेता जो कि अवसरवादी हैं, है ना, यानी कि जो अवसर के हिसाब से अपनी पार्टी को चेंज कर लेते हैं, उन्हें दंड नहीं मिलता मतदाता के द्वारा। व्हेन द इलेक्टोरेट डज नॉट पनिश political opportunist and considerations other than legislative ability alone determine the electoral fortunes of contestant। और एडिटोरियल कहता है कि कंसिडरेशंस का मतलब है विचार, है ना, किन बातों को लेकर आप विचार कर रहे हो, है ना, अदर देन लेजिस्लेटिव एबिलिटी, कि भाई कोई व्यक्ति लेजिस्लेटिव, है ना, किसी व्यक्ति में लेजिस्लेटिव एबिलिटी है या नहीं है। लेजिस्लेटिव एबिलिटी का मतलब है कि कोई व्यक्ति लेजिस्लेटर बनने के लायक है या नहीं है, उसमें एक तरीके से कानून निर्माता बनने की एबिलिटी है या नहीं है। इस एबिलिटी को छोड़ के, है ना, अन्य बातों पर जो है विचार किया जाता है। अलोन, डिटरमाइन का मतलब है निर्धारक, दी इलेक्टोरल फॉर्चून का मतलब है एक तरीके से भाग्य, ऑफ कंटेस्टेंट का मतलब है जो उम्मीदवार है, कंटेस्टेंट का मतलब है जो उम्मीदवार है ना, जो राजनेता जो चुनाव में खड़ा हुआ है। तो एडिटोरियल कहता है कि कई बार ऐसा होता है, हमें देखने को मिलता है, डाइम अ डजन, बहुत ही कॉमन हमें देखने को मिलता है कि जो पार्टी को जो डिफेक्टर है, यानी कि जो दल बदलू है, जो राजनीतिक अवसरवादी राजनेता है, उसको जनता चुन लेती है ना। जनता इस बात पर ध्यान नहीं देती कि जिस व्यक्ति को हम चुन रहे हैं उसमें लेजिस्लेटिव एबिलिटी है या नहीं है, इसको छोड़कर अन्य बातों के आधार पर जनता अपने नेता को चुन लेती है। वो कास्ट हो सकती है ना, वो कम्युनिटी हो सकती है, कोई अन्य आधार पर। और इस तरह से ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है अलोन डिटरमाइन द इलेक्टोरल फॉर्चून्स का मतलब है एक तरीके से चुनावी भाग्य, है ना। इलेक्टोरल फॉर्चून का मतलब हुआ चुनावी संपदा, चुनावी भाग्य। कंटेस्टेंट का मतलब है जो उम्मीदवार है, तो उस उम्मीदवार का जो भाग्य है कई बार लेजिस्लेटिव एबिलिटी के आधार पर डिसाइड नहीं होता, अन्य बातों के आधार पर मतदाता के द्वारा डिसाइड किया जाता है। इन द केस ऑफ गोवा, गोवा के संदर्भ में अगर हम बात करें, अ स्टेट विथ अ स्मॉल असेंबली, कि गोवा की जो विधानसभा है वो बहुत ही छोटी है, एंड विच हैज़ अ हिस्ट्री ऑफ पार्टी होपिंग। देखो हॉप का मतलब क्या होता है, जंप करना। पार्टी होपिंग का मतलब हुआ एक पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में पहुंच जाना, है ना, एक पार्टी को कूद के दूसरी पार्टी में चले गए आप। तो गोवा की भी हिस्ट्री रही है क्या, गोवा में भी हमें देखने को मिला है पार्टी होपिंग, की इस पार्टी से उस पार्टी में चले गए, उस पार्टी से इस पार्टी में चले गए। द स्पर्ट, स्पर्ट का मतलब है किसी भी तरह की गतिविधि में तेजी आना। द स्पर्ट ऑफ डिफेक्शन का मतलब है दल बदल। ऑफ लेट शुड नॉट कम एज अ सरप्राइज, है ना, कि लेट
डिफेक्शंस ऑफ द स्पर्ट ऑफ डिफेक्शंस ऑफ लेट। लेट का मतलब है कि भाई अगर आपको दल बदल करना है तो आप पहले करो ना, बिल्कुल चुनाव के ठीक पहले क्यों करते हो, है ना, ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है। तो गोवा में भी हमें ऐसा देखने को मिला है कि चुनाव के ठीक पहले डिफेक्शंस देखने को मिले हैं, शुड नॉट कम एज अ सरप्राइज। तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए ना कि गोवा की भी हिस्ट्री रही है पार्टी होपिंग की। बट द फैक्ट, लेकिन यह तथ्य दैट इलेक्टोरल कॉन्टेस्टेशन, कि जो चुनावी मुकाबले हैं, है ना, इलेक्टोरल कॉन्टेस्टेशन इन एन ऑलरेडी फ्रैक्शियस, देखो फ्रैक्शियस का मतलब है जो पहले से कई गुटों में बटा हुआ है, जो पहले से कई समूह में बटा हुआ है, फ्रैक्शियस, है ना, फ्रैक्शियस पॉलिटी, राज व्यवस्था, विथ अ हाई नंबर ऑफ कॉम्पिटिटिव पॉलिटिकल पार्टीज। हाई नंबर ऑफ, कॉम्पिटिटिव का मतलब है जो आप कह सकते हो प्रतिस्पर्धा में है, पॉलिटिकल पार्टीज, कि गोवा जो कि पहले से वहाँ पर कई पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनमें बहुत ही तगड़ा मुकाबला है ना, वहाँ पर जो है बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिटिवनेस हमें देखने को मिलती है। ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि गोवा कि वहाँ पर क्या है, ऑलरेडी फ्रैक्शियस पॉलिटी, वहाँ की जो राज व्यवस्था है वो पहले से ही बहुत ही ज़्यादा बटी हुई है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनमें जो है मुकाबला है ना। लेकिन एडिटोरियल कहता है कि ये जो मुकाबला है हैज नाउ इंक्रीज, ये मुकाबला गोवा में और ज़्यादा बढ़ गया है। क्यों? विथ द तृणमूल कांग्रेस एंड द आम आदमी पार्टी इन द फ्रे। फ्रे का मतलब होता है मैदान, मुकाबला, चुनावी मैदान, है ना, फ्रे को आप समझ सकते हो चुनावी मैदान। क्यों? क्योंकि गोवा का जो चुनावी मैदान है वहाँ पर तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भी उतर आई है। तो इनके होने से क्या हुआ है, हैज़ एक्सासरबेटेड। देखो एक्सासरबेट का मतलब होता है किसी परिस्थिति को और ज़्यादा बढ़ा देना, नेगेटिव वे, नेगेटिव सेंस में, है ना, कि कोई परिस्थिति है उसे और ज़्यादा खराब कर देना, और ज़्यादा बिगाड़ देना। हैज़ एक्सासरबेटेड मैटर्स बाय वाइडनिंग, तो आप कह सकते हो कि पूरा मामला जो है और भी ज़्यादा खराब हो गया है ना। बाय वाइडनिंग, वाइडनिंग का मतलब है और ज़्यादा बढ़ा देना किसी चीज़ को, है ना, और ज़्यादा विस्तृत कर देना। द चॉइसेस फॉर द पॉलिटिकल अपॉर्चुनिस्ट, एडिटोरियल कहता है कि जो राजनीतिक, जो ऐसे राजनेता जो कि अवसरवादी है, पॉलिटिकल अपॉर्चुनिस्ट का मतलब है अवसरवादी राजनेता। तो अवसरवादी राजनेता जो है, जो दल बदल करने के लिए तैयार रहते हैं, उनके लिए और भी ज़्यादा विकल्प बढ़ गए हैं, ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भी इस बार चुनाव लड़ रही हैं। तो जो डिफेक्शन करने वाले लोग हैं उनके लिए और भी ज़्यादा अवसर खुल गए हैं। आगे देखते हैं। इन यूपी, उत्तर प्रदेश में, इवन कंसीडरिंग, देखो कंसीडर का मतलब होता है विचार करना, कंसीडरिंग द फैक्ट, इस तथ्य पर विचार करते हुए, दैट सच डिफेक्शंस आर रूटीन, कि भाई ठीक है इस तरह के जो दल बदल हैं वे एक रूटीन का हिस्सा है, ऐसे डिफेक्शन होते रहते हैं। अगर यूपी के संदर्भ में अगर हम बात करें, द स्पर्ट, है ना, स्पर्ट का मतलब है वही तेजी आना किसी भी पर्टिकुलर गतिविधि में। द स्पर्ट ऑफ एमएलएस स्विचिंग साइड्स फ्रॉम द भारतीय जनता पार्टी टू द समाजवादी पार्टी शुड वरी द रूलिंग पार्टी। एडिटोरियल कहता है कि भाई ठीक है, यूपी में एक रूटीन है ये कि जो है डिफेक्शन हमें देखने को मिलता है, लेकिन इस बात में तेजी आना कि कई सारे एमएलएस जो हैं वे अपनी साइड को बदल रहे हैं, यानी वे बीजेपी को छोड़कर समाजवादी पार्टी में जा रहे हैं। तो ये जो घटना हो रही है यह रूलिंग पार्टी के लिए चिंता का कारण होना चाहिए ना। रूलिंग पार्टी बीजेपी है यूपी में, है ना, तो यह बात बीजेपी के लिए या रूलिंग पार्टी के लिए चिंता का कारण होना चाहिए। और चिंता का कारण ज़्यादा इसलिए भी होना चाहिए, मोर सो, है ना, मोर सो का मतलब है चिंता का कारण ज़्यादा इसलिए भी होना चाहिए, इफ़ द पार्टी होपर्स, पार्टी होपर का मतलब है पार्टी को जंप करने वाले, है ना, यही डिफेक्टर जो है, पार्टी को कूद कर जाने वाले, पार्टी को छोड़ कर जाने वाले, आर फ्रॉम दी अदर बैकवर्ड क्लासेस। एडिटोरियल कहता है कि यदि जो पार्टी होपर्स हैं, जो दल बदल करने वाले हैं, वे अगर अदर बैकवर्ड क्लासेस से हैं तो ज़्यादा चिंता का कारण होना चाहिए। अब अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए कहा गया हु हैड बीन डिलीजेंटली वूड। डिलीजेंटली का मतलब होता है बहुत ही केयरफुल तरीके से, बहुत ही मेहनतपूर्ण तरीके से आप कोई काम करते हो तो उसको कहा जाता है डिलीजेंटली। वू का मतलब होता है रिझाना, किसी चीज़, किसी को रिझा लेना, अपनी ओर आकर्षित कर लेना। हु had been diligently wooed and represented in the BJP to get an edge over the मंडल पार्टीज। देखो ये जो अन्य पिछड़ा वर्ग है ना, ये जो अन्य पिछड़ा वर्ग है ना, इसके लिए जो है आपको पता होगा कि मंडल आयोग का गठन किया गया था, है ना।
कि ये जो है मंडल आयोग का गठन किया गया था अन्य पिछड़ा, और इसी ने जो है अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने की सिफारिश की थी। ये जो मंडल आयोग है इसी ने अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने की सिफारिश की थी। तो इस मंडल आयोग की सिफारिशों के आधार पर कई सारी पार्टीज गठित हुई थी। इनको आप कह सकते हो अदर बैकवर्ड क्लासेस से जुड़ी हुई पार्टीज। तो एडिटोरियल क्या कहता है, गेट एन एज, गेट एन एज का मतलब होता है किसी चीज के ऊपर धार मिल जाना, किसी चीज से अधिक पावरफुल हो जाना। तो कई सारी जो मंडल पार्टीज हैं उनके ऊपर बीजेपी क्या चाहती थी, बीजेपी चाहती थी कि उसे ज़्यादा धार मिल जाए, यानी कि बीजेपी अपने पलड़े को भारी करना चाहती थी। तो उसने क्या किया कि कई सारे जो अदर बैकवर्ड क्लासेस से जुड़े हुए जो लीडर्स थे, है ना, उनको बहुत ही मेहनतपूर्ण तरीके से, बहुत ही डिलीजेंटली, बहुत ही केयरफुल तरीके से वो रिझाया, है ना, और बीजेपी ने अपने खेमे में इन लोगों को आकर्षित किया। और अब ये लोग अपनी पार्टी को, बीजेपी पार्टी को छोड़ रहे हैं ना, ये जो अदर बैकवर्ड क्लासेस के जो लोग हैं अब जो बीजेपी को छोड़ के जा रहे हैं, तो बीजेपी के लिए चिंता का कारण होना चाहिए। क्यों? क्योंकि बीजेपी ने बहुत ही मुश्किल से अपने पलड़े को भारी किया था। गेट एन एच का मतलब है बीजेपी ने धार पाई थी, है ना, और इन लोगों को रिझाया था, अदर बैकवर्ड क्लासेस के जो जो लीडर्स हैं इनको रिझाया था अपनी पार्टी में। तो अब बीजेपी के लिए चिंता का कारण होना चाहिए ना। द तो ध्यान में रखना है ना, ये भी एक ईडियम है, गेट एन एज, है ना। तो इसका मतलब होता है एक अधिक बेनिफिट की स्थिति में होना। जैसे फॉर एग्जांपल कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है ना, उसमें सभी विद्यार्थियों की मैथ और इंग्लिश अच्छी है, सभी विद्यार्थियों की मैथ और इंग्लिश अच्छी है, लेकिन उसमें जीके भी पूछी जाती है। तो अगर आपकी जीके बहुत ही अच्छी है तो इसका मतलब है आपको एज मिल गया, आपको धार मिल गई, आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट, आपको एक्स्ट्रा एडवांटेज मिल गया, है ना। इसको बोलते हैं गेट एन एज। द बीजेपी कुड स्टिल टेक कॉन्सोलेशन। कॉन्सोलेशन का मतलब होता है एक तरीके से सांत्वना, है ना, कि भाई चलो ठीक है, आप कॉन्सोलेशन प्राइज होता है ना, सांत्वना पुरस्कार। द बीजेपी कुड स्टिल टेक कॉन्सोलेशन इन द फैक्ट, लेकिन बीजेपी इस फैक्ट से, इस तथ्य से सांत्वना ले सकती है दैट लास्ट मिनट डिफेक्शंस इन वेस्ट बंगाल, कि अंतिम समय में जो दल बदल वेस्ट बंगाल में हुआ था, हैड लिटिल इफेक्ट। लिटिल इफेक्ट का मतलब है न के बराबर प्रभाव। अगर यहाँ पर लिखा होता अ लिटिल इफेक्ट, उसका मतलब होता थोड़ा बहुत प्रभाव, लेकिन लिटिल इफेक्ट का मतलब होता है न के बराबर प्रभाव ऑन द रूलिंग तृणमूल इन द इलेक्शन लास्ट ईयर, कि पिछले साल जो इलेक्शन हुए थे वेस्ट बंगाल में, उस दौरान लास्ट मिनट जो डिफेक्शन देखने को मिला था वेस्ट बंगाल में, उसका न के बराबर प्रभाव हुआ था, है ना, हैड लिटिल इफेक्ट ऑन द रूलिंग तृणमूल, है ना, कि भाई जो सत्तारूढ़ भाई लास्ट ईयर हमें क्या देखने को मिला था वेस्ट बंगाल में, कि वेस्ट बंगाल में जो चुनाव हुए थे तो तृणमूल पार्टी के जो कई राजनेता थे वे तृणमूल को छोड़ के बीजेपी में चले गए थे। तो यही एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि इस तरह का जो डिफेक्शन बंगाल में देखने को मिला था उसका जो है न के बराबर प्रभाव तृणमूल कांग्रेस पर देखने को मिला था। तो इस बात से बीजेपी अपने आप को सांत्वना दे सकती है। बट अनलाइक इन द ईस्टर्न स्टेट, है ना, अनलाइक मतलब के समान नहीं, इन द ईस्टर्न स्टेट, कि इस पूर्वी राज्य की अगर हम बात करें, है ना, अगर हम पश्चिम बंगाल के समान नहीं, द पॉलिटिक्स ऑफ आइडेंटिटी इज मोर सैलियंट। मोर सैलियंट का मतलब और ज़्यादा प्रमुख होना, कि भाई जो पहचान की राजनीति है, यानी कि जाति के आधार पर राजनीति, ग्रुप के आधार पर राजनीति, कम्युनिटी के आधार पर राजनीति, इज मोर सैलियंट इन यूपी। एडिटोरियल कहता है लेकिन जाति या फिर किसी भी तरह की पहचान, जो पहचान आधारित पॉलिटिक्स है, वह यूपी में पश्चिम बंगाल की तुलना में ज़्यादा है। एडिटोरियल कहता है कि भाई ठीक है, ये जो दल बदल हुआ है, लेकिन बीजेपी इस बात से अपने आप को कंसोलेशन दे सकती है, सांत्वना दे सकती है कि वेस्ट बंगाल में भी दल बदल देखने को मिला था, लेकिन वेस्ट बंगाल में ये जो दल बदल हुआ था उसका ज़्यादा प्रभाव रूलिंग तृणमूल कांग्रेस पर नहीं पड़ा था। लेकिन एडिटोरियल एक बात और रखता है कि जो यूपी है उसकी स्थिति जो है पश्चिम बंगाल के समान नहीं है, अनलाइक। क्यों? क्योंकि जो आइडेंटिटी से जुड़ी हुई पॉलिटिक्स है वह यूपी में, सैलिएंट का मतलब और ज़्यादा प्रमुख होना, कि आइडेंटिटी से जुड़ी हुई जो पॉलिटिक्स है वह यूपी में पश्चिम बंगाल की तुलना में ज़्यादा है। आगे देखते हैं। दिस इंडिकेट्स दैट द पॉलिटिकल कॉन्टेस्ट, है ना, राजनीतिक मुकाबला
इन अ स्टेट वेयर द रूलिंग का मतलब है सत्तारूढ़, कोलिशन का मतलब है गठबंधन। तो इससे ये इंडिकेशन मिलता है, ये संकेत मिलता है कि पॉलिटिकल कॉन्टेस्ट, कि भाई जो राजनीतिक मुकाबला है एक ऐसे राज्य में, यूपी की बात की जा रही है, वेयर द रूलिंग कोलिशन, कि वर्तमान में यूपी में जो सत्तारूढ़ गठबंधन है सिक्योर्ड, इसने प्राप्त किया क्या 51.2% ऑफ द वोट्स, है ना, कि भाई जो वर्तमान में यूपी में जो सत्तारूढ़ गठबंधन है उसने क्या किया 51.2% मत हासिल किए। एंड लेड का मतलब है प्रतिनिधित्व करना, एंड लेड इन 284 ऑफ द 403 असेंबली सेगमेंट्स, है ना, असेंबली सेगमेंट्स इन द स्टेट इन द 2019 लोकसभा इलेक्शन, कि 2019 के लोकसभा चुनाव जो हुए थे, है ना, देखो सेगमेंट का मतलब होता है हिस्सा, है ना, पार्ट किसी चीज का। तो 2019 में जो लोकसभा चुनाव हुए थे उनमें 403 असेंबली सीट में से जो है 284 सीट जो 284 सीट जो है बीजेपी ने या बीजेपी के गठबंधन ने प्राप्त की। लेकिन अब जो बीजेपी है इज अब ये जो पॉलिटिकल मुकाबला है ना, अब ये जो पॉलिटिकल मुकाबला है इज गेटिंग टू बी अ क्लोज कॉल। देखो क्लोज कॉल है ना, ये भी हमारी एक ईडियम है। मैंने कहा ना आज का जो एडिटोरियल है इसमें बहुत सारी ईडियम्स हैं और बहुत सारे इस तरह से शब्द हैं ना। देखो क्लोज कॉल का मतलब होता है एक ऐसी सिचुएशन, है ना, जो कि अनप्लेजेंट है ना, मतलब एक ऐसी सिचुएशन जो कि बहुत ही खतरनाक है, लेकिन आप बिल्कुल एन मौके पर अपने आप को उस सिचुएशन से बचा लेते हो। एक ऐसी सिचुएशन जो बहुत ही बुरी है, बहुत ही अनप्लेजेंट है, बहुत ही खतरनाक है, जो बिल्कुल घटित होने वाली थी, लेकिन आपने अपने आप को उससे बचा लिया। तो यही एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि मुकाबला यूपी में बहुत ही जबरदस्त होने जा रहा है और देखते हैं बीजेपी अपने आप को बचा पाती है या नहीं बचा पाती है ना। तो इज गेटिंग टू बी अ क्लोज कॉल विथ द सपा, कि भाई जो समाजवादी पार्टी है पुटिंग अप अ स्पिरिटेड फाइट। स्पिरिटेड फाइट का मतलब है बहुत ही जोशपूर्ण लड़ाई, स्पिरिटेड फाइट का मतलब है जोशपूर्ण लड़ाई। तो यही एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई ठीक है कि पिछला इतिहास बीजेपी का काफ़ी चुनाव के मामले में पिछला इतिहास बीजेपी का बहुत ही अच्छा रहा है। 2019 लोकसभा इलेक्शन की अगर हम बात करें तो बीजेपी के लिए बहुत ही अच्छा रहा। लेकिन अब जो मुकाबला हो रहा है, अब जो कॉन्टेस्ट है, अब जो मुकाबला है इज गेटिंग टू बी अ क्लोज कॉल, ये बहुत ही खतरनाक होने जा रहा है। अब देखते हैं बीजेपी अपने आप को बचा पाती है या नहीं बचा पाती है इस मुकाबले से। क्यों? क्योंकि जो समाजवादी पार्टी है पुटिंग अप रख रही है अ स्पिरिटेड फाइट, है ना, जो सपा है वो बहुत ही जोशपूर्ण लड़ाई के साथ उतर आई, यानी कि जो समाजवादी पार्टी है उसमें भी बहुत ही ज़्यादा जोश हमें देखने को मिलता है। एट द वेरी लिस्ट का मतलब है कि कम से कम हम ये तो कह ही सकते हैं एट द वेरी लिस्ट। द ऑरा का मतलब होता है प्रभा मंडल, है ना, ऑरा का मतलब होता है एक तरीके का प्रभा मंडल, कि भाई एक तरीके का स्पेशल, एक तरीके का विशिष्ट वातावरण, उसको बोलते हैं ऑरा। इनविंसिबिलिटी का मतलब होता है अजेयता। इनविंसिबिलिटी का मतलब है कि आप अजेय हो, आपको कोई हरा नहीं सकता, आपको कोई परास्त नहीं कर सकता, उसको बोलते हैं इनविंसिबल। तो अगर 2019 लोकसभा की अगर हम बात करें, 2019 लोकसभा जो चुनाव हुए थे ना, उस समय बीजेपी के आसपास ऐसा ऑरा था, बीजेपी के आसपास ऐसा प्रभामंडल था, बीजेपी के आसपास ऐसा वातावरण था कि बीजेपी को लगता था कि बीजेपी को कोई टक्कर दे ही नहीं सकता, है ना, बीजेपी अजेय है, बीजेपी अपराजेय है। तो ये जो इनविंसिबिलिटी का ऑरा है दैट द बीजेपी हैड सिंस 2014, कि बीजेपी के पास 2014 से ये एक ऑरा बन गया था, है ना, अगर आप बीजेपी पार्टी में हो तो इसका मतलब है आपकी जीत पक्की, है ना, लगभग। इज मार्केडली का मतलब है बिल्कुल क्लियर कट देखने को मिलता है हमें, बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखाई देता है एब्सेंट, कि अब ये जो चुनाव हो रहे हैं इन चुनावों के दौरान बीजेपी का ये जो ऑरा है इनविंसिबिलिटी का, कि ये तथ्य कि बीजेपी अपराजेय है ना, ये तथ्य अब तथ्य नहीं रह गया, है ना। तो इस ऑरा में कमी आई है, ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है ना। ऑल्दो यद्यपि द ऑपोजिशन कैंप, की जो विपक्षी खेमा है इज स्टिल डिवाइडेड, कि विपक्षी खेमा जो है अभी भी बटा हुआ है। द इरोजन का मतलब है कमी आना, किसी चीज में गिरावट आना। इन द बीजेपी सपोर्ट बेस इज अनमिस्टेकेबल, है ना। तो एडिटोरियल क्या कहता है कि भाई जो विपक्षी खेमा है वह अभी भी बटा हुआ है। एडिटोरियल कहता है हालांकि विपक्षी खेमा अभी भी बटा हुआ है, लेकिन जो बीजेपी का जनाधार है ना,
सपोर्ट बेस का मतलब है जो बीजेपी को सपोर्ट करता है, कि जो बीजेपी का जनाधार है उसका, तो बीजेपी का जो बना जनाधार है उसमें गिरावट बिल्कुल साफ नजर आ रही है ना। अनमिस्टेकेबल का मतलब होता है जिसे आप बिल्कुल क्लियर कट देख सको, जो बिल्कुल स्पष्ट हो आपको, है ना। इरोजन का मतलब है गिरावट। तो यही एडिटोरियल कह रहा है कि भाई ठीक है कि विपक्षी खेमा अभी भी बटा हुआ है, लेकिन जो बीजेपी का जनाधार है ना, उस जनाधार में गिरावट आप स्पष्ट देख सकते हो, यानी कि उसमें कमी आई है। यानी कि जो ऑरा था बीजेपी का इनविंसिबिलिटी का, कि बीजेपी के बारे में ऐसा कहते थे लोग कि भाई बीजेपी इनविंसिबल है, ये अपराजय है, इसे कोई नहीं हरा सकता। तो ये इनविंसिबिलिटी का ऑरा जो है यह एक तरीके से काफ़ी हद तक कम हुआ है।